चैप्टर 17 किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज़ को बदल सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में एक पायलट के तौर पर काम करने के बाद रोजर फिशर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाई की और 34 साल बातचीत और संघर्ष प्रबंधन की विशेषज्ञता में बिताए। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की स्थापना की और कई देशों तथा विश्व के नेताओं के साथ शांति समाधानों, बंधक संकटों और कूटनीतिक समझौतों पर काम किया। लेकिन जब 1970 और 1980 के दशक में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था, तब फिशर ने शायद अपना सबसे दिलचस्प विचार विकसित किया। जिस समय फिशर का ध्यान उन रणनीतियों को डिजाइन करने पर केंद्रित था जो परमाणु युद्ध को रोक सकती थीं, तब उन्होंने परेशान करने वाला एक तथ्य देखा था। किसी भी राष्ट्रपति के पास ऐसे कोड लॉन्च करने की सुविधा है जो लाखों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी किसी को मरते नहीं देखेंगे क्योंकि वे हमेशा हजारों मील दूर रहेंगे। मेरा सुझाव काफी सरल था। उन्होंने 1981 में लिखा, छोटे से कैप्सूल में परमाणु कोड को डालें और फिर एक स्वयंसेवक के दिल के ठीक बगल में उस कैप्सूल का प्रत्यारोपण कर दें। राष्ट्रपति के साथ चलते हुए वह स्वयंसेवक अपने पास कसाई वाला भारी चाकू रखे। अगर कभी कोई राष्ट्रपति परमाणु हथियारों को दागना चाहते हैं तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि वे सबसे पहले अपने हाथों से किसी इंसान को मारें। राष्ट्रपति कहेंगे, जॉर्ज, मुझे खेद है, लेकिन दसियों लाख लोगों को मर जाना चाहिए। उन्हें किसी की ओर देखना होगा और महसूस करना होगा कि मृत्यु क्या है, एक निर्दोष इंसान की मृत्यु क्या है। व्हाइट हाउस के कालीन पर खून, इससे वास्तविकता से सामना होगा। जब मैंने पेंटागन में मित्रों को बताया तो उन्होंने कहा, माय गॉड, यह बहुत ही भयानक है। किसी को मारने से राष्ट्रपति का फैसला विकृत हो जाएगा। वे कभी भी बटन को नहीं दबाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी चर्चा के दौरान हमने अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के महत्व को कवर किया है। फिशर का सुझाव चौथे नियम के विपरीत है, इसे तुरंत असंतोषजनक बना दें। जिस तरह हमारे उस अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना होती है जब अंत संतोषजनक होता है, उसी तरह हमारे उस अनुभव से बचने की अधिक संभावना होती है जब अंत दर्दनाक होता है। दर्द प्रभावी शिक्षक होता है। यदि कोई असफलता दर्दनाक होती है तो वह दिमाग में छप जाती है। यदि असफलता अपेक्षाकृत दर्द रहित होती है तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जितनी तात्कालिक और अधिक बड़ी गलती होती है, उतनी ही तेजी से आप उससे सीख लेंगे। बुरी समीक्षा की चेतावनी एक प्लम्बर को काम अच्छा करने के लिए बाध्य करती है। ग्राहक के कभी न लौटने की संभावना से कोई रेस्तरां अच्छा भोजन बनाने लगता है। गलत रक्तवाहिका को काटने की कीमत एक सर्जन को मानव शरीर रचना विज्ञान में महारत हासिल करने और सावधानीपूर्वक ऑपरेशन करने के लिए बाध्य करती है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं। जितना अधिक तत्काल दर्द होता है, उस व्यवहार की उतनी ही कम संभावना होती है। यदि आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं और गैर सेहतमंद व्यवहारों को खत्म करना चाहते हैं, तो कार्रवाई में त्वरित कीमत को जोड़ना उनकी संभावनाओं को कम करने का शानदार तरीका है। हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि वे किसी तरह हमारे काम आती हैं और इससे उनका परित्याग करना कठिन हो जाता है। इस संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पता है वह है व्यवहार से जुड़ी सजा की गति को बढ़ाना। कार्रवाई और परिणामों के बीच अंतर नहीं हो सकता। जितनी जल्द कोई कार्य तत्काल परिणाम देता है, व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जब विलंब से भरने पर अतिरिक्त फीस ली जाती है तो उपभोक्ता अपने बिल समय पर देने लगते हैं। जब स्टूडेंट की ग्रेड को उनकी उपस्थिति से जोड़ देते हैं तो वे क्लास में नजर आने लगते हैं। थोड़े से दर्द से बचने के लिए हम ढेर सारी छलांग लगाते हैं। जाहिर है इसकी एक सीमा होती है। यदि आप व्यवहार को बदलने के लिए सजा पर भरोसा करने जा रहे हैं तो सजा की ताकत उस व्यवहार की अपेक्षा शक्ति से मेल खानी चाहिए जिसे वह सही करने की कोशिश कर रही है। उत्पादक होने के लिए टालमटोल की कीमत कार्रवाई की कीमत से अधिक होनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आलस्य की कीमत व्यायाम की कीमत से अधिक होनी चाहिए। एक रेस्तरां में धूम्रपान करने या रिसाइकल करने में असफल रहने के लिए जुर्माना लगाया जाना कार्रवाई के साथ परिणाम जोड़ देता है। व्यवहार केवल तभी बदलता है जब सजा पर्याप्त दर्दनाक हो और सुदृढ़ता से लागू हो। सामान्य तौर पर जितना अधिक स्थानीय, मूर्त, ठोस और तत्काल परिणाम होता है, उतना ही उसके व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना होती है। अधिक वैश्विक, अमूर्त, अस्पष्ट और विलंबित परिणाम के व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की कम संभावना होती है। शुक्र है, किसी भी बुरी आदत से कीमत को तत्काल जोड़ने का एक सीधा तरीका है आदत का अनुबंध बनाएं। आदत का अनुबंध। सबसे पहले सीट बेल्ट का कानून 1 दिसंबर 1984 को न्यूयॉर्क में पारित किया गया था। उस समय मात्र 14% लोग ही अमेरिका में सीट बेल्ट का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में वह सब बदलता चला गया। मात्र 5 वर्ष में आधे देश में सीट बेल्ट का कानून बन गया। आज 50 में से 49 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानूनी तौर पर लागू हो चुका है। यह मात्र कानून नहीं है,
सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या नाटकीय रूप से बदल चुकी है। 2016 में 88% लोग अमेरिका में कार में बैठते ही हर बार सीट बेल्ट पहन लेते थे। सिर्फ 30 वर्ष में आदतों में पूरी तरह से उलटफेर हो गया। लाखों लोग सीट बेल्ट पहनने लगे। कानून और नियम इस बात के उदाहरण हैं कि सरकार कैसे सामाजिक अनुबंध बनाकर हमारी आदतों को बदल सकती है। एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने पर सहमत होते हैं और फिर उन्हें एक समूह के रूप लागू करते। जब भी कोई नया कानून व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे सीट बेल्ट कानून, रेस्तरां के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना, अनिवार्य रिसाइक्लिंग आदि, तो यह हमारी आदतों को आकार देने वाले सामाजिक अनुबंध का एक उदाहरण है। समूह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सहमत होता है और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाता है। जिस तरह सरकारें नागरिकों को जवाबदेह रखने के लिए कानूनों का उपयोग करती हैं, उसी तरह आप भी खुद को जवाबदेह बनाने के लिए आदत का अनुबंध बना सकते हैं। आदत का अनुबंध एक मौखिक या लिखित समझौता है जिसमें आप एक विशेष आदत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं और उस सज़ा के प्रति भी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं जो आपके द्वारा पालन नहीं होने पर मिलेगी। तब आप एक या दो लोगों को अपने जवाबदेही भागीदार के रूप में पाते हैं जो आपके साथ अनुबंध पर सहमत होते हैं। नैशविल, टेनेसी के उद्यमी ब्रायन हैरिस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैंने इस रणनीति को अपनाते देखा था। अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद हैरिस ने महसूस किया कि वे कुछ पाउंड वजन घटाना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी और निजी प्रशिक्षक के बीच आदत का अनुबंध लिखा। इसका पहला विवरण था 2017 की पहली तिमाही के लिए ब्रायन का एक उद्देश्य सही तरीके से फिर खाना शुरू करना है ताकि वह बेहतर महसूस करे, बेहतर दिखे और 10% चर्बी घटाने के साथ 200 पाउंड वाला शरीर पाने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। उस कथन के नीचे हैरिस ने आदर्श परिणाम प्राप्त करने का एक रोड मैप तैयार किया। चरण पहला, पहले 3 माह में स्लो कार्य डाइट का पालन किया जाएगा। चरण दूसरा, दूसरे 3 माह में सख्ती से मैक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रैक किया जाएगा। चरण 3, तीसरे 3 माह में अपने आहार और व्यायाम कार्यक्रम के विवरण को फिर परिभाषित करके उसे बनाए रखा जाएगा। अंत में उन्होंने दैनिक आदतों में से उस प्रत्येक आदत को लिखा जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाएंगी। उदाहरण के लिए, प्रत्येक दिन सारे भोजन के बारे में लिखना और खुद का वजन लेना। और फिर उन्होंने सज़ा को सूचीबद्ध किया यदि वे असफल हो गए तो। यदि ब्रायन इन 2 बातों को नहीं करते हैं तो निम्नलिखित परिणाम लागू होंगे। उन्हें बाकी तिमाही के लिए प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक रविवार की सुबह ड्रेसअप होना होगा। ड्रेसअप को जीन्स, टी शर्ट, हुडी या शॉर्ट्स न पहनने के रूप में परिभाषित किया गया। यदि वे सूची के अनुसार भोजन लेने में चूक जाते हैं तो जॉय उनके प्रशिक्षक को अपने हिसाब से उपयोग करने के लिए $200 भी देंगे। पृष्ठ के निचले भाग में हैरिस, उनकी पत्नी और उनके प्रशिक्षक सभी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रति मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि अनुबंध अत्यधिक औपचारिक और अनावश्यक लग रहा था, खासकर हस्ताक्षर, लेकिन हैरिस ने मुझे आश्वस्त किया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का संकेत था। उन्होंने कहा, जब भी मैं इस हिस्से को छोड़ता हूं तो मैं लगभग तुरंत सुस्त पड़ना शुरू करता हूं। 3 महीने बाद पहली तिमाही के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर हैरिस ने अपने लक्ष्यों को अपग्रेड किया। उसके परिणामों में भी बढ़ोतरी हुई। यदि वे अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लक्ष्य से चूक जाते तो उन्हें अपने प्रशिक्षक को $100 का भुगतान करना पड़ता, और अगर वे खुद का वजन लेने से चूक जाते तो उन्हें अपनी पत्नी को $500 देने पड़ते। उसका वे चाहे जैसे इस्तेमाल करती। शायद सबसे दर्दनाक यह था कि यदि वे दौड़ लगाना भूल जाते तो उन्हें हर दिन काम के लिए ड्रेसअप होना पड़ता और बाकी दिन एलेबामा हैट पहननी पड़ती, जो कि उनकी प्रिय आबन टीम की कड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम की थी। यह रणनीति काम कर गई। पत्नी और प्रशिक्षक दोनों जिम्मेदार भागीदार बन गए और आदत अनुबंध से हर दिन जो करना है वह पता चलता था। हैरिस का वजन घट गया। खराब आदतों को असंतोषजनक बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है उन्हें उसी क्षण पीड़ादायक बनाएं। आदत का अनुबंध बनाना सीधे तौर पर यही करना है। अगर आप आदत का पूर्ण अनुबंध बनाना नहीं चाहते हैं तो बस एक जवाबदेही भागीदार होना उपयोगी है। कॉमेडियन मार्गरेट चो हर दिन एक चुटकुला या गीत लिखती हैं। वे एक दोस्त के साथ हर दिन एक गीत की चुनौती रखती हैं जो उन दोनों को जवाबदेह बने रहने में मदद करता है। यह जानना कि कोई देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। आपके टालमटोल करने या हार मानने की कम संभावना होती है क्योंकि उसकी तत्काल कोई कीमत होती है। यदि आप वचन नहीं निभाते हैं तो शायद वे आपको अविश्वसनीय या आलसी के रूप में देखेंगे। अचानक आप न केवल अपने वचनों को स्वयं तक निभाने में असफल हो रहे हैं बल्कि दूसरों से अपने वचनों को निभाने में भी असफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को स्वचालित भी कर सकते हैं। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी थॉमस फ्रैंक प्रत्येक सुबह 5:55 पर उठते हैं।
और अगर वे नहीं उठते हैं तो उनके पास एक ट्वीट स्वचालित रूप से निर्धारित होता है जो कहता है 6:10 हो चुके हैं और मैं नहीं उठा हूं क्योंकि मैं आलसी हूं। इसका जवाब देने पर पेपैल से $5 मिलेंगे, यह मानते हुए कि मेरा अलार्म खराब नहीं हुआ है। हम हमेशा दुनिया के समक्ष स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पेश करने कर रहे होते हैं। हम अपने वालों को कधी करते हैं, अपने दांतों को ब्रश करते हैं और सावधानी से कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। हम संभावित नियोक्ताओं, साथियों और अपने दोस्तों और परिवार को प्रभावित करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं और शीर्ष स्कूलों से स्नातक होना चाहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं क्योंकि यह मदद करता है कि दूसरे हमें पसंद करें। ठीक यही कारण है कि जवाबदेही भागीदार प्राप्त करना या आदत के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतने अच्छे ढंग से काम करता है। अध्याय का सार, व्यवहार में परिवर्तन के नियम 4 का उल्टा है, इसे असंतोषजनक बनाएं। यदि कोई बुरी आदत पीड़ादायक या असंतोषजनक है तो हम उसे दोहराएंगे। इसकी संभावना कम ही होती है। एक जवाबदेही भागीदार निष्क्रियता की तात्कालिक कीमत पैदा कर सकता है। हम इस बात की गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में प्रतिकूल राय रखें। आदत के अनुबंध को किसी भी व्यवहार में सामाजिक कीमत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वादों का उल्लंघन करने की कीमत को पीड़ादायक और सार्वजनिक बना देता है। यह जानना कि कोई अन्य आपको देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। चैप्टर 18, प्रतिभा के बारे में सच, कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे मायने नहीं रखते। माइकल फेल्प्स से अनेक लोग परिचित हैं। उन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महान एथलीटों में गिना जाता है। फेल्प्स ने न केवल तैराकी में बल्कि किसी भी खेल में किसी अन्य ओलंपियन से अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं। कम लोग ही कम अलगुरोज का नाम जानते हैं, लेकिन वे अपने आप में शानदार एथलीट थे। अलगुरोज मोरक्को के धावक हैं जो 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और उन्हें मध्यम दूरी के सर्वकालीन महानतम धावकों में गिना जाता है। कई सालों तक मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज थे। 2004 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। ये दोनों एथलीट कई मायनों में बेतहाशा अलग है। जिन्हें पता न हो उनको बता दें, एक ने जमीन पर और दूसरे ने पानी में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन विशेष रूप से वे लंबाई में काफी भिन्न हैं। अलगुरोज 5 फुट 9 इंच लंबे हैं, फेल्प्स 6 फुट 4 इंच लंबे हैं। लंबाई में 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों लोग एक मामले में समान हैं। माइकल फेल्प्स और हीकम अलगुरोज दोनों समान लंबाई की पैंट पहनते हैं। यह कैसे संभव है? अपनी लंबाई के हिसाब से फेल्प्स के पैर अपेक्षाकृत छोटे हैं और उनका बहुत लंबा धड़ है जो तैराकी के लिए एकदम सही है। अलगुरोज के अविश्वसनीय रूप से लंबे पैर और छोटा ऊपरी शरीर है जो दूरी की दौड़ के लिए आदर्श कदकाठी है। अब कल्पना करें, विश्वस्तरीय ये 2 एथलीट अपने खेल बदल लें। क्या माइकल फेल्प्स अपनी छोटी टांगों के कारण पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद भी ओलंपिक धावक बन सकेंगे? यह असंभव है। फिटनेस के लिहाज से देखें तो फेल्प्स 194 पाउंड के हैं जो गुरोज से 40% भारी हैं। गुरोज 138 पाउंड के कम वजन के धावक हैं। लंबे धावक भारी धावक साबित होते हैं और उनका अधिक भार दूर तक दौड़ने में उनके लिए श्राप बन जाता है। कुलीन प्रतिस्पर्धा के विपरीत इसमें फेल्प्स पहले ही हार जाएंगे। इसी प्रकार से अलगुरोज इतिहास के सर्वश्रेष्ठ धावक हो सकते हैं, लेकिन वे तैराक के रूप में ओलंपिक में पात्रता हासिल कर पाते, इसमें संदेह है। 1976 से 1500 मीटर के धावकों की औसत लंबाई 5 फीट 10 इंच है। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर की फ्रीस्टाइल तैराकी में औसत लंबाई 6 फीट 4 इंच की रहती है। तैराक लंबे रहते हैं और उनकी पीठ और भुजा लंबी होती है जो तैरने के लिए आदर्श होती हैं। अलगुरोज ने तैराकी में प्रवेश भी किया होता तो गंभीर नुकसान में रहते। सफलता के अपने क्षेत्र को अधिकतम करने की कुंजी प्रतियोगिता के सही क्षेत्र का चयन करना होता है। यह आदत बदलने की तरह ही खेल और व्यवसाय में भी बिल्कुल सत्य है। आदतों का प्रदर्शन करना और उनके साथ जुड़े रहना तब अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होता है जब आदतें आपके प्राकृतिक झुकाव और क्षमताओं के अनुरूप होती हैं। पूल में माइकल फेल्प्स या ट्रैक पर हीकम अलगुरोज की तरह आप वह गेम खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में होती हैं। इस रणनीति को अपनाने के लिए यह आसान सच स्वीकार करना होगा कि लोग विभिन्न क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। कुछ लोग इस तथ्य पर बहस नहीं करना चाहते। सतह पर दिखता है कि आपके जीन्स तय हैं और उन पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैविक निर्धारण जैसे मुहावरे कुछ ऐसे लगते हैं मानो कुछ ही व्यक्ति सफलता के लिए बनाए गए हैं, शेष सब असफल रहेंगे, लेकिन यह व्यवहार पर जीन्स के प्रभाव का संकुचित नजरिया माना जाएगा। जेनेटिक्स की ताकत ही उसकी कमजोरी भी होती है। जीन्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता।
इसका अर्थ है कि वे अनुकूल परिस्थिति में शक्तिशाली फायदा और विपरीत परिस्थितियों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप 7 फीट के हैं तो बास्केटबॉल में बहुत काम के हैं। यदि आप जिम्नास्टिक का रूटीन अपनाना चाहते हैं तो 7 फीट की लंबाई बाधा रहेगी। हमारा वातावरण हमारे जीन्स की अनुकूलता और प्राकृतिक प्रतिभा के उपयोग को तय करता है। जब हमारा वातावरण बदलता है तो उन गुणों को अपनाएं जो सफलता तय करती है। यह शारीरिक गुणों के लिए ही सही नहीं बल्कि मानसिक गुणों के लिए भी ठीक है। यदि आप मेरी आदतों और मानव व्यवहार के बारे में पूछेंगे तो मैं चतुराई से बताऊंगा, न कि तब जब आप मुझे बुनाई, रॉकेट छोड़ने या गिटार की तारों के बारे में पूछेंगे। सक्षमता संदर्भ पर अधिक टिकी रहती है। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर बैठे लोग न केवल अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हैं बल्कि वे उस कार्य के अनुकूल भी हैं। इस कारण से यदि आप वास्तव में महान होना चाहते हैं तो सही जगह के चयन पर ध्यान देना बेहतर होगा। संक्षेप में कहा जाए तो जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं कर सकते, वे अवसर के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। गैबोर मेट नामक फिजिशियन बताते हैं, जीन्स आपको प्रवृत्त कर संभावना बढ़ा सकते हैं लेकिन वे पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते। जिन क्षेत्रों में आप जीन्स के अनुसार सफलता के लिए प्रवृत्त होते हैं वे क्षेत्र हैं जहां आदतों से संतुष्टि अधिक मिलती है। खुद के प्रयासों को उन क्षेत्रों में ले जाएं जहां आप उल्लासित हो और अपने प्राकृतिक कौशल का मेल अपनी सबसे प्रबल इच्छा और अपनी योग्यता से कर पाते हो, वही इसकी कुंजी है। सीधा सवाल उभरेगा, मैं किस तरह से समझूंगा कि इन चीज़ों की मेरे लिए अनुकूलता है? मैं उन अवसरों और आदतों को कैसे चुन सकता हूं जो मेरे लिए सही हैं? इसके उत्तर के लिए पहले हम आपके व्यक्तित्व को समझेंगे। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है? आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते रहते हैं, वास्तव में हर व्यवहार की सतह के नीचे। आप कितने घंटे टीवी देखते हैं, आप किस तरह से विवाह या अलगाव कर सकते हैं, किस तरह से नशे, शराब या निकोटिन की लत अपना सकते हैं, इन पर जीन्स का प्रभाव ही रहता है। इस बात के लिए मजबूत आनुवंशिक घटक होता है कि जब आप किसी अधिकार प्राप्त शक्ति का सामना कर रहे होते हैं तो आप कैसे आज्ञाकारी या विद्रोही होते हैं, तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी होते हैं, आप कितने अति सक्रिय या प्रतिक्रियाशील होते हैं, और यहाँ तक कि संवेदना से जुड़े अनुभवों के दौरान आप कितने रोमांचित महसूस करते हैं या ऊब महसूस करते हैं, जैसे कि संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। लंदन के किंग्स कॉलेज में व्यवहार संबंधी जेनेटिक्स के विशेषज्ञ रॉबर्ट प्लोमिन ने मुझे बताया, यह अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां हमने यह देखने के लिए परीक्षण बंद कर दिया है कि क्या किसी लक्षण का कोई आनुवंशिक घटक है, क्योंकि हम शाब्दिक रूप से एक ऐसा कुछ नहीं पा सकते जो हमारे जीन से प्रभावित न हो। एक साथ बंधे जेनेटिक लक्षणों के आपके अनूठे समूह आपको एक विशेष व्यक्तित्व की ओर प्रवृत्त करते हैं। आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समूह है जो परिस्थिति से परिस्थिति के अनुरूप होता है। व्यक्तित्व के लक्षणों के सबसे सीधा वैज्ञानिक विश्लेषण को बिग 5 के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 वर्णक्रम में विभाजित कर देता है। 1. अनुभव के लिए खुलापन, एक छोर पर जिज्ञासु और आविष्कारी होने के साथ दूसरे छोर पर सावधान और सतत बने रहना। 2. कर्तव्यनिष्ठा, व्यवस्थित और कार्यकुशल होने से लेकर सहज और स्वाभाविक होना। 3. बहिर्मुखता, बातचीत करने में सहज और ऊर्जावान होने से लेकर एकाकी रहना और कम बोलना, उन्हें आप बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी के तौर पर जानते हैं। 4. प्रियता, मित्रवत और दयावान बने रहने से लेकर चुनौतीपूर्ण निर्लिप्त होना। 5. मनोविक्षिप्तता, बेचैन और संवेदनशील होने से लेकर आत्मविश्वासी, शांत और स्थिर बने रहना। इन 5 गुणों की जैविक बुनियाद होती है। उदाहरण के लिए बहिर्मुखता को जन्म से ही आंका जा सकता है। यदि वैज्ञानिक नर्सिंग वार्ड में जोर से आवाज़ निकालें तो कुछ बच्चे इस ओर घूम जाएंगे जबकि अन्य उसके विपरीत हो जाएंगे। जब वैज्ञानिकों ने पूरे जीवन काल में इन बच्चों की आदतों पर ध्यान दिया तो आवाज़ की ओर जो बच्चे घूमे वे बहिर्मुखी मिले, जो बच्चे विपरीत या दूसरी ओर घूम गए वे अंतर्मुखी मिले। जिन लोगों की प्रियता उच्च स्तरीय होती है उनमें दया, दूसरों का ध्यान रखने का चिंतन और उष्मता रहती है। उन लोगों में उच्च स्तर पर प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन स्तर भी होता है। यह ऐसा हार्मोन है जो सामाजिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्वास का भाव बढ़ाता है और यह हार्मोन प्राकृतिक अवसादरोधी के रूप में काम कर सकता है। आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति धन्यवाद के नोट्स लिखने की आदत या सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की ओर झुका हुआ है उसमें किस स्तर पर ऑक्सीटोसिन होगा। तीसरे उदाहरण के रूप में मनोविक्षिप्तता पर विचार करें। यह व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता है जो सभी लोगों में विभिन्न स्तरों पर होती है। जिन लोगों में मनोविक्षिप्तता ज्यादा होती है वे बेचैन रहते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक चिंता करते हैं। इस विशेषता को एमिग्डाला की अतिसंवेदनशीलता से जोड़ा गया है। एमिग्डाला मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो खतरों को नोटिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग अपने वातावरण में नकारात्मक संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं
वे मनोविक्षिप्तता में उच्च स्कोर करने की संभावना रखते हैं। अन्य आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्वों से निर्धारित नहीं होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे जीन्स हमें एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ देते हैं। गहरी जड़ों वाली हमारी वरीयताएं कुछ व्यवहार कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में आसान बना देती हैं। आपको इन अंतरों के लिए क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए या उनके बारे में अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कर्तव्यनिष्ठा पर कम स्कोर करता है, उसके स्वभाव से व्यवस्थित होने की संभावना कम होगी और उसे अच्छी आदतों से जुड़े रहने के लिए वातावरण डिजाइन पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है। हमारे बीच जो कम ध्यान देने वाले पाठक हैं, उनकी स्मृति के लिए बता देते हैं कि वातावरण डिजाइन वह रणनीति है जिसके बारे में हमने अध्याय 6 और 12 में चर्चा की थी। याद रखने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें। लोग बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट करके दिखने वाली मांसपेशियां बना सकते हैं, लेकिन यदि आप रॉक क्लाइंबिंग या साइकिल चलाना या रोइंग करना पसंद करते हैं, तो व्यायाम की अपनी आदत को अपनी पसंद के अनुरूप आकार दें। यदि आपका दोस्त कम कार्बोहाइड्रेट्स वाले आहार का पालन करता है, लेकिन आप पाते हैं कि कम वसा वाला भोजन आपके लिए काम करता है, तो आपको इससे अधिक शक्ति मिलेगी। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो शर्मिंदा न हो यदि आप नॉनफिक्शन की बजाय रोमांस से भरपूर उपन्यास पसंद करते हैं। जो भी आपको मोहित करता है उसे पढ़ें। वह आदत चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, न कि वह जो सबसे लोकप्रिय हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि ला सकता है। इसकी तलाश करें। यदि आदतें चलती रहें, इसलिए आदतें सुखद होनी चाहिए। चौथे नियम के पीछे मूल विचार यही है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ना अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। उन परिस्थितियों को खोजने और डिजाइन करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें जहां आप प्राकृतिक रूप से अनुकूल हैं। कैसे वह खेल ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों। जिस खेल में संभावनाएं आपके पक्ष में हों, उसे सीखना चाहिए। यह प्रेरणा को बनाए रखने और सफल अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से आप हर चीज का सुख ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हीं चीजों का आनंद उठा सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। जो लोग किसी खास चीज में महारत रखते हैं और उसमें प्रतिभाशाली होते हैं, वे उस कार्य में अधिक सक्षम हो सकते हैं और अच्छे काम के लिए प्रशंसा पाते हैं। वे ऊर्जावान बने रहते हैं और चूंकि वे अच्छे वेतन और बड़े अवसरों से लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें खुश ही नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अच्छा चक्र है। सही आदत चुनें और उससे प्रगति आसान होती है। गलत आदत चुनी और जीवन में कठिनाई आ जाएगी। आप सही आदत का चयन किस तरह करेंगे? प्रथम कदम वही है जिसे हमने तीसरे नियम, इसे आसान बनाए में शामिल किया था। कई मामलों में जब लोग गलत आदतों को चुन लेते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि उन्होंने ऐसी आदत चुन ली है जो बहुत कठिन थी। जब आदत आसान होती है, तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप सफल होते हैं, तो आप अधिक संतोष अनुभव करते हैं। हालांकि एक अन्य स्तर पर भी विचार किया जा सकता है। लंबे समय तक आप इसमें आगे बढ़ते हैं और सुधार करते हैं, तो कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन सकता है। यहीं पर आपको तय करना होता है कि क्या आप सही खेल खेल रहे हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुकूल है। आप उसका पता कैसे लगाएंगे? सबसे आम उपाय है प्रयोग और त्रुटि। स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के साथ समस्या है, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप हर करियर अपनाकर देखें, हर अविवाहित के साथ डेट करें या हर संगीत वाद्य बजा सकें। सौभाग्य से एक प्रभावी उपाय इस उलझन से निपटने का है और उसे एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ कहते हैं। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में ही अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में इसे डेटिंग कहा जाता है। कॉलेज में इसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है। व्यापार में इसे स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। इसका लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत परिदृश्य रखना होता है। अन्वेषण की प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ समाधान की ओर स्थानांतरित करें जो आपको मिल गया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग भी करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं, तो दोहन करते रहें। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं, तो आप अन्वेषण जारी रखें। लंबे समय में उस रणनीति पर काम करना ही प्रभावी होता है जो 80 से 90% तक परिणाम देती है, और शेष 10 से 20% के लिए अन्वेषण लगातार करते रहें। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि हफ्ते में अपना 80% ऑफिस के काम के लिए दीजिए और 20% उन प्रोजेक्ट्स पर काम करिए जो उनकी पसंद के हों। इसकी वजह से ही अब तक के सबसे सफल प्रोडक्ट्स एडवर्ड्स और जीमेल बन गए। आदर्श दृष्टिकोण इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत समय है, जैसे कोई अपने करियर की शुरुआत में है, तो ज़्यादा अन्वेषण करना समझ में आता है,
क्योंकि एक बार जब आप सही चीज़ खोज लेते हैं तो फिर आपके पास इसका दोहन करने का पर्याप्त समय होता है। अगर आपके पास समय कम है, जैसे कि आप समय सीमा में किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा समाधान लागू करें और परिणाम प्राप्त करें। जैसे ही आप विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं तो सवालों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो आप अपने आप से लगातार पूछ सकते हैं, ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो आपके लिए सबसे संतोषजनक होंगे। वह क्या है जो मेरे लिए मज़ेदार बात है लेकिन दूसरों के लिए काम है? आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत यह नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। जब आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, वही वह काम है जिसे करने के लिए आप बने हैं। मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता हूं? प्रवाह एक मानसिक स्थिति है। इसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने कार्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि शेष दुनिया धुंधली पड़ जाती है। खुशी और चरम प्रदर्शन का यह मिश्रण एथलीटों और कलाकारों को तब अनुभव होता है जब वे अपने जोन में होते हैं। प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना और कार्य का कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक नहीं होना लगभग असंभव होता है। एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है? हम लगातार अपने आसपास से तुलना करते रहते हैं और जब यह तुलना हमारे पक्ष में रहती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। जब मैंने लिखना आरंभ किया तो मेरी ईमेल लिस्ट तेजी से बढ़ गई। मैं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि मेरे मित्रों की तुलना में परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे, जिससे मुझे लिखना जारी रखने की प्रेरणा मिलती चली गई। मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? एक पल के लिए इस बात को भूल जाओ कि आपको क्या पढ़ाया गया है। समाज ने आपको क्या कहा है, इसे भी भूल जाओ। दूसरों की क्या अपेक्षा है, यह भी भूल जाओ। अपने भीतर देखो और पूछो, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? कब मैं जीवंतता अनुभव करता हूँ? कब मैं वास्तविक स्व महसूस करता हूँ? लोगों को खुश करने का कोई भीतरी संतुलन नहीं है। दोबारा अनुमान लगाने या आत्मा आलोचना की कोई बात नहीं। बस इसमें उतरते जाने का आनंद लेना है। जब भी आपको प्रामाणिक और सटीकता लगे, समझ लो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट कहें तो इसमें से कुछ प्रक्रिया तो भाग्य से होती है। माइकल फेल्प्स और हिकम अल गुरोज भाग्यशाली हैं कि उन्हें यह दुर्लभ गुण जन्म से प्राप्त है, जिसका समाज में बहुत महत्व है, और इनकी गुणों के कारण वे आदर्श माने गए। इस ग्रह पर हमारे पास समय बहुत ही कम है और वास्तव में महान वही है जो न केवल खूब मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनका भाग्य भी अच्छा है, जो अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब आप इसे भाग्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते? यदि आप ऐसा खेल नहीं ढूंढ सकते जिसमें सारे पक्ष आपके समर्थन में हो, तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लो। डिल्बर्ट के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं, हर एक के पास कुछ क्षेत्र रहते हैं जिनमें वे शीर्ष 25% में हो सकते हैं, बस कुछ प्रयास करने होंगे। मेरे मामले में मैं अन्य लोगों के मुकाबले अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूं, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूं। मैं उस औसत कॉमेडियन की तुलना में अधिक मजाकिया नहीं हूं जो कभी नाम नहीं कमा पाते, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा मजाकिया हूं। चमत्कार यह है कि कुछ लोग ही अच्छा चित्र बना सकते हैं और व्यंग्य लिख सकते हैं। इन दोनों का संयोजन ही मेरे काम को दुर्लभ बना देता है, और जब मेरे व्यवसाय में यह जुड़ता है तो अचानक ही मेरे पास एक विषय रहता है जिसे मुश्किल से कोई कार्टूनिस्ट अनुभव किए बिना समझ सकता है। जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अपने कौशल का संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम कर देते हैं, जो विशिष्ट होना आसान बना देता है। आप नियमों को फिर से लिखकर जेनेटिक लाभ की ज़रूरत या वर्षों के अभ्यास को शॉर्टकट कर सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो हर कोई खेल रहा है। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल रचता है जो उसकी ताकत के अनुरूप होता है और कमजोरियों से उसकी रक्षा करता है। कॉलेज में मैंने अपने खुद के विषय रचे थे, बायोमैकेनिक्स, जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का संयोजन था। मैं इतना अच्छा नहीं था कि भौतिकी या जीव विज्ञान में टॉप पर आ सकूं, जो मैंने अपना खुद का विषय बनाया, और चूंकि यह मुझे अनुकूल लगा तो मैंने यह कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी और इसे पढ़ना मुझे काम नहीं लगता था। साथ ही इसमें किसी अन्य के साथ तुलना से मैं बच जाया करता था। क्लास में कोई इस तरह के विषयों का संयोजन नहीं ले रहा था, तो कौन कह सकता है कि वह बेहतर है या बदतर? खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना से पार पाने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषज्ञता है। किसी कौशल में आपकी जितनी अधिक महारत होगी, उतना ही दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होगी। कई बॉडीबिल्डर औसत पंजा लड़ाने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारी भरकम बॉडीबिल्डर भी पंजा लड़ाने में धूल चाटते हैं, क्योंकि पंजा लड़ाना एक विशेष विधा है। भले ही आप प्राकृतिक रूप से प्रतिभा के धनी नहीं हैं, लेकिन किसी गूढ़ रणनीति में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। उबलता पानी किसी आलू को नरम कर देगा, लेकिन अंडे को सख्त बनाएगा।
भले ही आप आलू हो या अंडा, आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा खेल तय कर सकते हैं जहां नरम या सख्त होना बेहतर हो। यदि आप अधिक अच्छा वातावरण पाते हैं तो हालात बदल सकते हैं, जहां कुछ चीजें जो आपके विरोध में हैं वे आपके पक्ष में ढल जाएं। अपने जीन्स से कैसे अधिकतम हासिल करें? हमारे जीन्स खूब मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस में कड़ी मेहनत करनी है। एक बार जब हम अपने सामर्थ्य को समझ जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस में समय और ऊर्जा निवेश की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की ओर देखना है और किस प्रकार की चुनौतियों से अलग रहना है। जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं, हमारी रणनीति अच्छी होती जाती है। जैविक अंतर मायने रखता है, फिर भी यह ज़्यादा उत्पादक होता है कि क्या आप अपनी तुलना अन्य लोगों से करने की बजाय इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। किसी खास योग्यता के प्रति आपको सीमाओं के तथ्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि आप अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग अपनी सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाते हैं कि ये वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी प्रयास ही नहीं करते। इसके अलावा, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह संभव है कि जिम के ट्रेनर के बेहतर जीन्स हों, लेकिन यदि आपने उसकी ही तरह अभ्यास नहीं किया तो यह कहना असंभव है कि आपके जेनेटिक बेहतर हैं या नहीं हैं। आप जिनकी प्रशंसा करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी सफलता को भाग्य बताकर बचे नहीं। संक्षेप में, आपकी आदत लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहे, यह तय करने के लिए ऐसा आचरण चुनें जो आपके व्यक्तित्व और कौशल के अनुकूल हो, जो आसानी से प्राप्त हो रहा है उस पर खूब मेहनत करें। अध्याय का सार: सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने की कुंजी है प्रतिस्पर्धा के लिए सही क्षेत्र का चयन। सही आदत अपनाएंगे तो विकास आसान रहेगा। खराब आदत पर जीवन संघर्षमय होगा। जीन्स को आसानी से बदल नहीं सकते, इसका अर्थ है कि अनुकूल स्थितियों में वे जोरदार लाभ देते हैं और विपरीत स्थितियों में वे गंभीर नुकसान करते हैं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ती हुई होती हैं। आपके अनुकूल श्रेष्ठ आदतों को चुनें। ऐसा खेल खेलिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। यदि कोई खेल नहीं चुन सकते तो नया खेल बनाएं। जीन्स कड़ी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि किस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए।